कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हम अच्छा परफॉर्म करें। शुरू कहां से करना है, हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड टॉपिक से पूछा जाता है और पूरी कहानी हमें पेपर में लिखकर नहीं आनी होती, बल्कि कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं कि सबसे पहली चीज नायकास कौन होते थे, मिलिट्री चीफ होते थे, फोर्ट होते थे उनके पास टेरिटरीज होती थी, तरीके से आपको मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री सर्च करेंगे, पूरी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। अब जो भी सवाल पूछा गया है ना, कोशिश ये कीजिए कि आप उनके पॉइंटर्स रेडी करके रख लें। क्ले टैबलेट्स में देखने को मिलती है, हमें ज्वेलरी में देखने को मिलती है, और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आगे। हेलो, जय हिंद, नमस्कार माय डियर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दोस्तों, क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आउट हो चुकी है एंड आप सभी जानते हैं कि अब आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। डाउन द लाइन अगर हम देखकर चलें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब हम अपनी पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस हो जाएं और एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चलें, जिससे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे से स्कोर कर सकें। देखिए, क्लास 12 की बात करें तो स्कूल लेवल का ये एक आखिरी मेजर एग्जाम होता है और हम सभी यही कोशिश करते हैं कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हम अच्छा परफॉर्म करें एंड डेफिनेटली पूरे साल हम उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जिनका अगर हम ख्याल रखना भूल जाते हैं तो अच्छा स्कोर करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है या हम उतने बेहतर तरीके से स्कोर नहीं कर पाते हैं। मेहनत आप सभी करते हैं, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हम मिस आउट कर जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन के दौरान उनका ख्याल नहीं रखते हैं, और यही कारण है कि हम स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। और वहीं पर कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा 95 प्लस स्कोर कर जाते हैं। वहां पर एक मेजर डिफरेंस बस यही आता है कि वो लोग छोटी छोटी टिप्स का खास ख्याल रखते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और इसी के चलते उनकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाती है। किताबें सब पढ़ते हैं, कंटेंट सब पढ़ते हैं, तैयारी सब करते हैं, लेकिन वो क्या चीजें हैं जो डिफरेंस लेकर आती हैं, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो भाई, कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि अगले 5 महीनों के लिए एक रोड मैप तैयार करें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें, ताकि हमारा जो एक अच्छे ग्रेड्स लेकर आने का सपना है हमारी क्लास 12 के अंदर, वो पूरा हो सके। अब देखिए, डेट शीट जैसे ही आई, मैंने देखा कि कई सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ गए थे कि सर करें तो करें क्या, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने हैं कि सिलेबस इतना ज़्यादा है। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट होकर हमारे पास इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसके अलावा सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है और समझ नहीं आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये सारी समस्याएं आपके साथ भी आ रही हैं। तो कुछ 2-3-4 बातें हैं जो मैं आपके साथ आज करने वाला हूं। डिटेल में मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन बातों का खास ख्याल रखें अपनी प्रिपरेशन के दौरान। देखिए, शुरू कहां से करना है, हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि किसी भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। वन शॉट वीडियोस का मतलब क्या होता है कि एक ही गो में, एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है। अब आपके ह्यूमैनिटीज के टीचर, ह्यूमैनिटीज वाला के टीचर आपके साथ हमेशा हैं ही, तो आप अपने ह्यूमैनिटीज वाला यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इन वन शॉट वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ऐसा एक ह्यूमैनिटीज वाला हमारा चैनल है, आप सर्च करेंगे। ह्यूमैनिटीज वाला सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद कुछ इस प्रकार की आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी, क्लास 12 हिस्ट्री वन शॉट लेक्चर्स। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इट्स जस्ट अ पार्ट। यहां पर आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन यहां पर प्रेजेंट हैं, सारे चैप्टर्स के वीडियोस यहां पर प्रेजेंट हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक एक वीडियोस को उठाकर देख सकते हैं, मतलब आपके पूरे के पूरे 12 चैप्टर यहां पर वन शॉट में एक्सप्लेनेशन में कवर किए गए हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो को देखते हुए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको चैप्टर का एक आइडिया लग जाएगा, एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपके दिमाग में, आपको एक कहानी समझ आ जाएगी। अब जब एक बार आपको कहानी समझ आ जाएगी तो हमारा अगला स्टेप जो होने वाला है वो है कि एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मेरी जान, इस बात का खास ख्याल रखिए। बच्चे एक सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन लेकर साथ चलते हैं ना कि इस रिफ्रेशर से पढ़ लें, इस गाइड से पढ़ लें, इस एक्स्ट्रा बुक से पढ़ लें, बट वो एनसीईआरटी पर फोकस करना पूरी तरीके से भूल जाते हैं। बट मेरी जान, आपको एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वन शॉट वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। वन शॉट वीडियोस को देखने से क्या होगा, आपको चैप्टर का पूरा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा बढ़िया तरीके से। एक बार जब आपको चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग बन गया ना, तो जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको सारी चीजें रिलेट होंगी। इससे फायदा क्या होगा, कंटेंट जो है आपके दिमाग में कॉन्क्रीट होगा, पहली चीज। अब वो जो कहानी है, जो दिमाग में एक कहानी के फॉर्म में डेवलप हुई थी, अब वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट की तरह दिमाग में सेट होती जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि
जब हम आंसर लिखते हैं ना तो हमें कई बार दिक्कत आती है ना कि इस चीज को लिखना किस प्रकार से, इस लाइन को फ्रेम कैसे करना है। एनसीईआरटी पढ़ने से उस चीज में आपको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि आप पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी कि वहां पर इस बात को किस तरीके से लिखा गया है, तो आपको आंसर फ्रेम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिटेल से पढ़ने से क्या फायदा होता है कि हमारा माइंड जो है ना वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह काम करता है। हमारे माइंड में क्या होता है ना कि इमेजेस की तरह मेमोरीज याद होती हैं, मेमोरीज रिटेन होती हैं। तो हम जब किताब को पढ़ते हैं, जब हम लाइंस को देखते हैं, तो हमारा दिमाग उन लाइंस को याद कर लेता है और उससे रिटेंशन और ज्यादा बेहतर होता जाता है। इसी के साथ साथ जब डिटेल लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो इससे आपके केवल आंसर राइटिंग में फायदा नहीं होता, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हेल्प होती है। क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू भी अच्छे खासे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और उन एमसीक्यू में मार्क्स गंवाना इज वेरी सेंसलेस, मतलब वो तो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है। तो जब हम लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ते हैं तो हम एक एक एमसीक्यू भी तैयार कर रहे होते हैं, हमें छोटी छोटी डिटेल्स पता होती हैं कि अगर वो एमसीक्यू में पूछ ली गई तो हम उनको आंसर कर सकते हैं। तो प्लीज एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरी बुक पर भागने की जरूरत नहीं है, अपनी एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से फॉलो कीजिए, हो सके तो मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को ही रीड कीजिए। अब आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, एनसीईआरटी रीड कर लिया, अब आपका चैप्टर बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। अब आते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर, विच इज नोट मेकिंग। देखिए एनसीईआरटी जो बुक है हमारी, उसमें बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, लेकिन क्या पेपर के अंदर वो पूरी कहानी हमें लिख कर आनी है? नहीं सर। क्या पेपर के लिए हमारे लिए वो पूरी कहानी जरूरी है? नहीं सर, क्योंकि सवाल हर एक टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, सवाल कुछ लिमिटेड टॉपिक से पूछा जाता है और पूरी कहानी हमें पेपर में लिखकर नहीं आनी होती, बल्कि कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें पेपर के अंदर लिखकर आना होता है। बिल्कुल सही सर। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए बनाते हैं हम नोट्स। अब एक आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं नोट मेकिंग समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग जब भी कहीं ट्रिप पर जाते हैं, सपोज हम लोग कहीं 3 दिन की ट्रिप पर गए, तो क्या हम पूरे के पूरे 3 दिन का वीडियो बनाकर अपने पास रखते हैं? नहीं सर। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ फोटोज क्लिक कर लेते हैं और कुछ छोटी छोटी वीडियोस बना लेते हैं। अब बहुत सालों के बाद जब उस ट्रिप की उन फोटोज और वीडियोस को आप दोबारा से देखते हैं तो क्या पूरी ट्रिप की मेमोरीज आपको याद आ जाती हैं? हाँ सर। क्या आपको पूरी ट्रिप की वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है? नहीं सर। आप बस एक फोटो भी देखते हैं ना तो आपको वो पूरा दिन, वो पूरी ट्रिप याद आ जाती है, वो पूरी मेमोरी याद आ जाती है। नोट भी कुछ उस फोटो के समान ही होता है कि हमारी बुक वो 3 दिन की ट्रिप है और वो नोट्स जो है वो जस्ट एक फोटो के समान है जो हमें सब कुछ याद दिला दे। तो नोट मेकिंग करते समय हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें नोट्स को क्रिस्प और शॉर्ट रखना है। और दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि नोट्स में हम क्या क्या लिखते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं हम उनको लिखते हैं। मतलब जो हमारा मेजर क्रक्स है, जो हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये पॉइंट्स जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हीं चीजों को आप नोट्स में लिखते हैं। अब नोट्स का इस्तेमाल किस लिए होता है सर? नोट्स हम याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए यूज करते हैं, पूरा पढ़ने के लिए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पूरी बुक को छाप देते हैं। यार बुक को छापना है तो फिर तो वो पूरा पढ़ना ही हो गया ना। नोट्स हम लिखते हैं ताकि शॉर्ट में हम रिवीजन कर सकें। जैसे वो पिक्चर्स को देखकर पूरी ट्रिप की मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है ना, तो वैसे ही नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखकर पूरा टॉपिक रिफ्रेश हो जाना चाहिए। नोट मेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, सब कुछ आप एक बार में अपने दिमाग में रिटेन करके नहीं रख सकते हैं। सो दैट इज व्हाई नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने क्विकली नोट्स को रिवाइज किया एंड आपको सारे पॉइंट्स वापस से याद हो गए। अब पॉइंट्स कौन कौन से याद करने हैं सर? सिर्फ वही पॉइंट्स याद करने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का ये एक पार्ट है, द रायाज एंड द नायकास। अब एनसीईआरटी में ये कुछ इस प्रकार से पूरा लिखा हुआ है, एंड सी हाउ आई हैड मेड द नोट्स। मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए हैं उस चीज के, कि सबसे पहली चीज, नायकास कौन होते थे? मिलिट्री चीफ होते थे, फोर्ट होते थे उनके पास टेरिटरीज होती थी, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा बोली जाती थी। विजयनगर के राजाओं ने इन नायकास को अपनी सर्विस में रखा, इन नायकों को एक टेरिटरी दी विच वॉज कॉल्ड अमरम, और इन्हीं को बोला गया अमर नायका, और इसको नयनकारा सिस्टम भी बोला जाता है। अब इन अमर नायकास की ड्यूटी क्या होती थी सर? ये उनकी ड्यूटीज होती थी एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन। टैक्स वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डोंट यू थिंक कि अगर इसमें से कोई सवाल आपको आएगा तो इतने पॉइंट्स इनफ होंगे आपके आंसर के लिए? एंड सी, इतना पूरा कंटेंट पढ़ना और इन नोट्स को पढ़ना ज्यादा आसान क्या लग रहा है आपको सर? ऑब्वियसली इन नोट्स को पढ़ना। अब इस नोट्स में मैंने क्या किया है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, आपको जरूरत लगे तो आप एक बार रुक कर पढ़ भी लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि पहले एक बार इस
पूरे स्निप को पढ़िएगा और फिर उसके बाद बगल में जो नोट्स बने हुए हैं उनको देखिएगा कि किस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं और स्निप्स में किस प्रकार से कंटेंट दिया हुआ है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से हमें नोट मेकिंग करनी है ना। यहां पर आपको कहीं पर भी दिख रहा है ऐसा कि मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा नहीं, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं एंड सिंपल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सो दैट कि अब अगर मुझे इस टॉपिक को दोबारा कभी पढ़ना होगा तो मैं इस नोट्स को भी अगर पढ़ लूंगा ना तो वो टॉपिक मेरा इजीली रिवाइज हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन हम नोट मेकिंग करते हैं, राइट। उसको कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्रिस्प और शॉर्ट रखना है और पॉइंटर्स में उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट। नाउ हमने वन शॉट देख लिया, हमने बुक पढ़ ली, हमने नोट्स बना लिया। अब सवाल कैसे आते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सब स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि सर ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक में से कैसा सवाल पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है कि वो लोग भाषा ऐसी कर देते हैं सवाल की कि हमें आंसर आता है, लेकिन चूंकि हम लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो आंसर लिखना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। उन सब चीजों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख सकते हैं कहीं पे भी। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भरपूर तरीके से आपको मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री सर्च करेंगे, पूरी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। हर एक टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे। पहली चीज, आपको पेपर का पैटर्न समझ आएगा। दूसरी चीज, आपको यह समझ आएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। और तीसरी एक और चीज जो है, उससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रेगुलरली सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक्स में से सवाल नहीं पूछता सीबीएसई। एग्जामिनर जो होता है वो कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाकर रख लेते हैं और उन्हीं को बार बार रिपीट करके पूछते रहते हैं। अब आपको उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इससे क्या फायदा होगा कि आप उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, जैसा मैं आपको बताऊं, आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, एक्सप्लेन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, आप अपने पास एक कॉपी बनाकर रख लीजिए। उस कॉपी में आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हैं, उनको चैप्टर वाइज लिख कर रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास एक चैप्टर में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक रिपोजिटरी बनकर रेडी हो जाएगी। अब आपके पास सारे एक तरफ से पूछे गए एक चैप्टर के सारे सवाल एक जगह पर प्रेजेंट होंगे। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, सिर्फ सवाल लिखकर नहीं रखना है। अब जो भी सवाल पूछा गया है ना, कोशिश ये कीजिए कि आप उनके पॉइंटर्स रेडी करके रख लें। मैंने अगेन क्या बताया कि हम पूरा वर्ड टू वर्ड किताब को याद नहीं रख सकते कि वर्ड टू वर्ड किताब याद करी और एग्जाम में लिख कर आ गए। नहीं, हम पॉइंटर्स याद रख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें इंक्लूड करना है, और फिर उन पॉइंटर्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिए। अब सपोज मैंने एक कॉपी बनाई और उस कॉपी में मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये वाला क्वेश्चन मिला। मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन लिखने के बाद यहां पर पॉइंटर्स रेडी कर लूंगा कि अगर ये सवाल मेरे पेपर में आया तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स इसके आंसर में लिखकर आऊंगा। तो सबसे पहले क्या पूछा गया कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि सर हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात की जाए तो क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा गया है? नहीं सर, नॉट येट डिसाइफर्ड। अच्छा सर, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट किस प्रकार की होती थी? सर ये बोस्ट्रोफेडोन स्टाइल में लिखी जाती थी और इट वॉज पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि एक सिंबल के थ्रू, एक वर्ड या इमेज के, मतलब एक इमेज के थ्रू, एक सिंबल के थ्रू कोई आइडिया बताया जा रहा है। तीसरी चीज, इसको कैसे लिखा जाता था? सर इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल सही सर। हमें बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिले हैं, इसमें लगभग 375 से 400 साइंस देखने को मिले हैं, लेकिन अभी भी इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ा नहीं गया है। अब हमें राइटिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? सर हमें सील्स में देखने को मिलती है, हमें रिम ऑफ जार्स में देखने को मिलती है, हमें बोन रॉड में देखने को मिलती है, हमें क्ले टैबलेट्स में देखने को मिलती है, हमें ज्वेलरी में देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ हमें एक एंशियंट साइन बोर्ड भी मिला है। कहां से? सर हमें एंशियंट साइन बोर्ड मिला है धोलावीरा, गुजरात से। एंशियंट साइन बोर्ड कहां से मिला है? सर धोलावीरा, गुजरात से। अब ये क्वेश्चन अगर मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो क्या मेरे पास पॉइंट्स रेडी हैं? और अगर मेरे पास पॉइंट्स रेडी हैं तो अगर ये क्वेश्चन एज इट इज मेरे पेपर में आ गया तो मेरे को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्या इसका आंसर सोचने के लिए? नहीं, मुझे नहीं देना पड़ेगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए जरूरी हैं आपको देखना, सॉल्व करना। मैंने क्या बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पहला फायदा क्या मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उससे आपको पता चल जाएगा पेपर का पैटर्न कैसा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एक कॉपी बनाकर रख लीजिए
और जितने भी पीवाईक्यूज आप देख रहे हैं उनको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर लीजिए और क्वेश्चंस के साथ साथ उनके नीचे इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाकर रख लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, ये आपको रिवीजन में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। और दूसरी चीज, पेपर में जब ये सवाल अगर पूछ लिया गया एज इट इज, तो सी मेरे पास सारे पॉइंट्स रेडी हैं, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में मेरा एक भी नंबर नहीं कट सकता, 4 के 4 नंबर मैं लेकर आऊंगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक जगह पर लिखकर रख लिए हैं। अब यही चीज आपको करनी है सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देख लिए, चलिए क्वेश्चन का रिपोजिटरी रेडी हो गया, लेकिन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं आप। जहां कहीं से भी जो भी क्वेश्चन मिले उसको अपनी रिपोजिटरी में इंक्लूड करते हुए चलिए। इससे फायदा क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि सवाल को कितने तरीके से पूछा जाता है। और देखिए, ये भी नहीं करना है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के ऊपर एक सवाल देख लिया, अब अगले पीवाईक्यू में आया तो उसको स्किप कर दिया। नहीं, जितनी बार सवाल पूछा गया अगर एज इट इज है तो +1 लिख दीजिए, और अगर उसकी लैंग्वेज चेंज हुई है तो उस क्वेश्चन को दोबारा से यहां पर लिखिए। उससे क्या फायदा होगा, आपको ये पता चलेगा कि एक सवाल को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, कि है पूरा आइडिया स्क्रिप्ट का ही लेकिन उसको पूछ दूसरे तरीके से लिया। अब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं करना क्या है, जबकि हमें आंसर आता है, लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन की भाषा समझ नहीं आई हम स्किप करके आ गए। तो प्लीज जितनी टाइप के सवाल आपको मिले सबको एक तरफ पर रखते रहिए। अब ये पॉइंट्स तो रेडी करके रख लिया हमने। अब जब पेपर आने वाला होगा, मतलब पेपर से 1-2 महीने पहले कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है कि एक पूरा फुल सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाइए आप। उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड बनेगी कि हमने यहाँ पे पॉइंटर्स तो रेडी कर लिया, अब इन पॉइंटर्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, मैं इसको कैसे एलैबोरेट करने वाला हूँ अपनी भाषा में, उसको भी आपको तैयार करना है। और वो पॉसिबल हो पाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से, क्योंकि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को ना राइटिंग प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए कि 3 घंटे के अंदर हम पूरा पेपर सॉल्व करके आए, क्योंकि बहुत सारा कुछ लिखना होता है हमें। अब वो लिखना भी है, सोचना भी है, तो दोनों चीजें एंड मोमेंट पर हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाए, इसलिए हम इस चीज को लेकर तो रेडी हो गए कि क्या क्या लिखना है। अब कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। प्लस राइटिंग प्रैक्टिस होने से क्या फायदा होगा ना, कि हमारा हाथ दर्द नहीं करता है। जनरली मैं आपको बताऊं, मेरे एग्जाम टाइम पे मुझे याद है ना कि 3 घंटे का पेपर लिखने के बाद हाथ ऐसा दर्द करने लगता था ना कि साहब बस अब तो हो ही नहीं पाएगा। बट चूंकि प्रैक्टिस करते रहे तो अल्टीमेटली हम उस स्टेज में थे कि हाँ 3 घंटे तक आराम से पेपर को कंप्लीट कर पाते थे। एंड 3 घंटे का पूरा टाइम लेकर नहीं चलना, आपको पता है बीच में वॉशरूम, वाटर बॉटल, पानी, दुनिया जहान की चीजें होती हैं, शीट लेना है, एवरीथिंग। तो आपके पास ऑन एन एवरेज 2.5 घंटा होता है पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आपको उस तरीके से खुद को तैयार करना है कि 2.5 घंटे के अंदर मेरा कॉन्टेंट मैं अच्छे तरीके से डिलीवर करके आ जाऊं, कोई पॉइंट मिस आउट ना हो, और दूसरी चीज मैं अच्छे से अपने पॉइंटर्स को लिख कर आ पाऊं। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है अपने एग्जाम्स के लिए। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने इन 5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है हमको, बस अपनी तैयारी के दौरान इन छोटी छोटी टिप्स को इनकलकेट करना है। एंड दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी, इन योर एग्जामिनेशन। आपको वो चेंज देखने को मिलेगा। एंड अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लग रहा है कि सर अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, तो क्या अभी से हम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं मेरी जान। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ठीक है, आप आज से शुरू कीजिए, इन सारी बातों का खास ख्याल रखिए और बढ़िया से एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोना स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो भाई आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, वो सब लिख कर जाएंगे कि वी विल स्कोर 95+% मार्क्स इन आर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। और जब एक बार रिजल्ट आएगा तो हम वापस इस वीडियो में आएंगे और बताकर जाएंगे कि सर हमने वो स्कोर किया या नहीं किया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे फिर अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।